हम जब बचपन में भूगोल की किताबें देखते थे ना, तो भारत का नक्शा एक उलझे हुए नीले धागों के गुच्छे जैसा लगता था। हाँ, बिल्कुल। मतलब नीली रेखाएं हर तरफ जा रही हैं, कोई पूरब तो कोई पश्चिम। ऐसा लगता था कि इन सबको समझना या याद रखना तो लगभग असंभव ही है। सही बात है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में। लेकिन क्या हो अगर ये बेतरतीब दिखने वाली रेखाएं कोई भूल भुलैया नहीं बल्कि प्रकृति के बनाए गए विशाल हाईवे हो। आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत की उन प्रमुख नदियों का विश्लेषण करेंगे जो पश्चिम की दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। और हाँ, इस जानकारी को आसानी से याद रखने के लिए हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स पर भी बात करेंगे जो इन तथ्यों को हमेशा के लिए दिमाग में छाप देंगी। ये हुई ना बात। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत सबसे उत्तर से करते हैं, सबसे बड़ी नदी प्रणाली जो अरब सागर की तरफ जाती है। अगर हम इस बड़े कैनवस पर देखें तो शुरुआत होती है सिंधु नदी प्रणाली से, जिसे हम इंडस रिवर सिस्टम भी कहते हैं। ये कोई आम जलधारा नहीं है। हाँ, ये तो विशाल है, बहुत विशाल। इसका ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमें इसकी सहायक नदियों को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है, दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। एक मिनट, यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रिक जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोग अक्सर इस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक के कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। बताइए क्या ट्रिक है? मैंने इसका एक बड़ा व्यवहारिक तरीका सोचा है। नदियों के दाएं और बाएं तट को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे हम खुद पानी के अंदर नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हों। अच्छा, फ्लो की डायरेक्शन में? बिल्कुल, यानी जिस तरफ पानी बह रहा है अगर हम उसी तरफ अपना चेहरा कर लें तो जो हमारा दायां हाथ होगा वो नदी का दायां तट होगा और बायां हाथ बायां तट। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है। अगर हम इसी दिशा में मुंह करके सिंधु नदी को देखें ना, तो इसके दाएं तट से जो नदियां आती हैं वो मुख्य रूप से कराकोरम और हिंदुकुश जैसी दुर्गम पहाड़ियों से आती हैं। मतलब काफी ऊंचाई से। हाँ, इनमें श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल शामिल हैं। ये नदियां बहुत खड़ी ढलानों से तेजी से नीचे आती हैं, इसलिए इनका वेग बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपने साथ बहुत सारे पत्थर और गाद भी लाती होंगी। एकदम सही पकड़ा आपने। अब ये तो बात हुई दाएं तट की। बाएं तट की नदियां वो हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और कृषि को सबसे ज्यादा आकार दिया है। ओके, तो बाएं तट में कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। आपको पता है इन पांचों नदियों के समूह को पंचनाद कहा जाता है। ओ, पंचनाद, जिसमें पंच यानी पांच और नाद यानी नदी। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नदियां हिमालय के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचकर ये एक ही जलधारा में मिल जाती हैं। और फिर ये विशाल पंचनाद जाकर सिंधु में मिल जाता है। बिल्कुल। और पहाड़ों से उतरते वक्त ये जो उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट लाती है ना, उसी ने उत्तर पश्चिम के मैदानों को खेती के लिए इतना बेहतरीन बनाया है। ये तो उत्तर की बात हुई, लेकिन अगर हम मध्य भारत की तरफ आए तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा भौगोलिक सवाल आता है। पूछिए पूछिए। मैंने हमेशा पढ़ा है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी पेनिनसुलर प्लेटो, उसका ढालन तो पूरब की तरफ है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ। हाँ, जनरल स्लोप उसी तरफ है। वही ना, तभी तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं। फिर ये नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की और अरब सागर में क्यों जा रही हैं? मतलब क्या ये नदियां ग्रेविटी के नियम को तोड़ रही हैं? ये बड़ा ही शानदार सवाल है। देखिए, नदियां कभी ग्रेविटी को चुनौती नहीं देती हैं। वो उस रास्ते पर चलती हैं जो जमीन की अंदरूनी हलचलें उनके लिए बनाती हैं। तो यहाँ क्या हलचल हुई थी? नर्मदा और ताप्ती पत्थर के उस पूर्वी ढलान पर नहीं बहती हैं, वो भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो क्या ये जमीन के फटने या धंसने से बनी कोई खाई है? एग्जैक्टली। लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और जमीन के अंदर के तनाव के कारण मध्य भारत की जमीन का एक बड़ा हिस्सा दो दरारों के बीच धंस गया। बाप रे, और इससे एक लंबी खाई बन गई। हाँ, और नर्मदा के मामले में इस खाई के उत्तर में विंध्या पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये दोनों पहाड़ किसी दीवार की तरह खड़े हैं। तो इनके बीच की ये गहरी खाई एक प्राकृतिक हाईवे का काम करती है। बिल्कुल वही हाईवे वाली बात। ये घाटी इतनी गहरी है कि ये पत्थर के पूर्वी ढलान के असर को खत्म कर देती है और पानी को मजबूर करती है कि वो पश्चिम की तरफ जाकर अरब सागर में गिरे। प्रकृति की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का उदाहरण है ये। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये तो सबको पता है, लेकिन इस हाईवे पर इसमें और कौन सी नदियां जुड़ती हैं? नर्मदा के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं हिरण, ओरसांग, बरना और कोलार। लेकिन इसकी बाएं तट की नदियों के नाम सुनकर ना आप हैरान रह जाएंगी। ऐसा क्या नाम है इनका? उनके नाम हैं बंजर, शेर, शक्कर, दूधी और तवा। एक मिनट, शेर और शक्कर, ये तो बहुत ही अजीब और विरोधाभासी नाम है। एक तरफ खूंखार जानवर और दूसरी तरफ एकदम मीठी शक्कर। है ना दिलचस्प? इनके पीछे की लोक कथाएं और विज्ञान भी वैसा ही है। शेर नदी का नाम उसके उग्र और तेज भाव के कारण पड़ा है। मॉनसून में इसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी लगती है। ओह, इसीलिए शेर। और शक्कर
शक्कर और दूधी का नाम उनके पानी की मिठास और उसमें घुली हुई एक खास तरह की सफेद मिट्टी की वजह से पड़ा है, जो पानी को एक दूधिया रंग देती है। कमाल है। अब नर्मदा के बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। इसे तापी भी कहते हैं, राइट? हाँ, और ताप्ती नदी भी नर्मदा के ठीक समानांतर सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में एक दूसरी रिफ्ट वैली में बहती है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। क्या इसकी भी ऐसी अजीब नामों वाली सहायक नदियां हैं? इनके नाम थोड़े अलग हैं। दाएं तख्त से अर्नावती, गोमाई और अनैर आकर मिलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी बाईं तट की नदी है, जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा नदी, इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसका कैशमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल है। महाराष्ट्र के विदर्भा जैसे सूखे इलाकों में पूर्णा नदी किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। ये अपने साथ जो उपजाऊ गाद लाती है, वो वहां की मिट्टी को जीवंत बनाए रखती है। समझ गई। यानी ये भ्रंश घाटियां सिर्फ पानी निकालने के रास्ते नहीं है, आसपास की पूरी खेती और अर्थव्यवस्था इन पर टिकी है। अब यहाँ से हम आगे कहाँ चलेंगे? इन गहरी खाइयों से निकलकर अब हम थोड़ा पश्चिम के तटों और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ जमीन की बनावट फिर बदल जाती है। तो चलिए पश्चिम की तरफ। शुरुआत अरावली और विंध्या के क्षेत्र से, जहां से साबरमती और माही नदियां निकलती हैं। साबरमती अरावली श्रेणी से आती है और वाकल, हथमती और वेतरक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, साबरमती तो क्लियर है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सबसे हैरान करने वाली नदी माही है। माही विंध्या श्रेणी से निकलती है और इसकी खासियत यह है कि यह भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। रुकिए, 2 बार कैसे? कर्क रेखा तो एक सीधी लैटिट्यूड लाइन है जो भारत के बीच से गुजरती है। अगर कोई नदी बह रही है तो वो उसे एक ही बार पार करेगी ना? आमतौर पर हाँ। तो क्या ये नदी बीच में अपना रास्ता भूलकर वापस मुड़ जाती है? ये भौगोलिक रूप से कैसे हो सकता है? यही तो इसका विज्ञान है। माही कोई सीधी बहने वाली नदी नहीं है। ये विंध्या से निकलकर पहले उत्तर दिशा की तरफ बहती है और तब ये पहली बार कर्क रेखा को पार करती है। ओके, पहली बार यहाँ क्रॉस किया। फिर जब ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पास पहुंचती है ना, तो जमीन का ढलान अचानक बदल जाता है। इसे एक बड़ा भौगोलिक अवरोध मिलता है और उसके कारण नदी को एक तीखा यू टर्न लेना पड़ता है। वाह, नदी ने यू टर्न ले लिया। बिल्कुल, यू टर्न लेकर ये वापस दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात आने लगती है और इसी वापसी में ये दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है। इस मुड़ाव पर इसमें सोम और जाखम जैसी नदियां आकर मिलती हैं। जमीन के ढलान की वजह से एक पूरी नदी यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई। अब माही के यू टर्न से आगे बढ़ें तो हम शायद वेस्टर्न घाट्स की तरफ आएंगे। जब हम गोवा, कर्नाटका और केरला आते हैं तो नदियां वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों से निकलकर बहुत ही कम दूरी तय करके सीधे अरब सागर में गिरती हैं। क्योंकि वहां ढलान बहुत तीखा है। बिल्कुल, इसलिए इनका वेग यानी स्पीड बहुत तेज होती है। गोवा में मांडोवी और जुआरी प्रमुख हैं। कर्नाटक में शारावती नदी का नाम लेना बहुत जरूरी है। शारावती, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या इसी नदी पर वो विशाल जोग फॉल्स स्थित है? एकदम सही। वो जलप्रपात इतना विशाल इसलिए है क्योंकि शारावती नदी वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई से अचानक एक बहुत ही खड़ी ढलान से नीचे गिरती है। ये नदी लंबी यात्रा नहीं करती, पर उसकी ऊंचाई इसे इतना शानदार बनाती है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता होगा। और केरला की क्या स्थिति है? केरला में कई नदियां पश्चिम की तरफ आती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है पेरियार। इसे केरला की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों? क्योंकि केरला घनी आबादी वाला राज्य है और पेरियार सिर्फ पीने के पानी का स्रोत नहीं है, वहां की बहुत सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी इसी पर निर्भर हैं। इसके अलावा भारतपुजा और पाम्बा नदियां भी केरला की इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, हमने उत्तर के पहाड़ों और पंजनाद से शुरुआत की, फिर हम नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली से गुजरे, फिर हमने माही नदी का यू टर्न देखा और अंत में वेस्टर्न घाट्स के तीखे वाटरफॉल्स की बात की। सही कहा, एक लंबा सफर था।